गुड मॉर्निंग बच्चों। संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं अपठिताव बोध, अर्थात बिना पढ़ा हुआ ज्ञान या अपठित गद्यांश। जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि आपके पाठ्यक्रम में अपठित गद्यांश आते हैं और वो गद्यांश किसी भी पुस्तक से, किसी भी कहानी से या किसी व्यक्ति से संबंधित, स्थान से संबंधित, किसी भाषा से संबंधित, किसी महान विचारक से संबंधित कोई कहानी या कोई लेख, इस तरह के कई प्रकार के गद्यांश होते हैं। उनमें से कुछ अंश निकाल करके आपके पाठ्यक्रम में डाला है। इस अपठित गद्यांश में आपका गद्यांश पढ़ा हुआ नहीं होता है, फिर भी हमें उस गद्यांश का अर्थ करके उसके नीचे जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का आंसर हमें लिखना होता है। पिछली क्लास में पर्यावरण से संबंधित आपको गद्यांश बताया था। उस गद्यांश में पर्यावरण से संबंधित बातें बताई गई थी। उसी प्रकार आज जो आपके सामने गद्यांश दिया गया है वह किसी भाषा से संबंधित गद्यांश है और उस भाषा के बारे में आपको बताया गया है। तो जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि जो भी गद्यांश अपठित गद्यांश आता है, आप उस गद्यांश को बिना पढ़े आंसर ना दें। अर्थात जो भी गद्यांश आपके सामने लिखा हुआ आता है, आप उस गद्यांश को बिना पढ़े उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि जो भी गद्यांश दिया जाता है, जब तक आप उसको 2 या 3 बार रीड नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं, तब तक आपके वो गद्यांश समझ में नहीं आता है। इसलिए जो भी गद्यांश आपको दिया जाता है, उस गद्यांश को कम से कम 2 या 3 बार आप पढ़ें, उसका अर्थ समझें और अर्थ समझने के बाद आपको पता चलेगा कि इस के बारे में इस गद्यांश में लिखा गया है। फिर हम उसके नीचे जो प्रश्न दिए हुए होते हैं उन प्रश्नों को हिंदी अर्थ करके गद्यांश में से इस प्रश्न का उत्तर हम लिखते हैं। जैसा कि बता चुका हूँ कि जो भी गद्यांश होते हैं उसमें 4 प्रकार के आपको प्रश्न दिए जाते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं? 4 प्रकार के आपको प्रश्न दिए जाते हैं। उन प्रश्नों में जो पहला जो प्रकार है वह आता है एक पदेन उत्तर, अर्थात एक पद में हमें उत्तर देना होता है। उस एक पद के अलावा उसका पूरा वाक्य में उत्तर ना दें, क्योंकि क्वेश्चन में जितना पूछा जा रहा है आपको उत्तर उतना ही देना है। एक पद के लिए पूछा जा रहा है तो एक पद भी देना है, एक शब्द भी देना है, और पूरे वाक्य में या पूरी लाइन में पूछा गया है तो उसके हिसाब से भी देना है। तो एक पद वाले प्रश्न होते हैं, पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न होते हैं, गद्यांश के शीर्षक संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्यांश के शीर्षक को हम जब भी ले सकेंगे जब हमने उस गद्यांश का अच्छी तरह से अध्ययन किया, अच्छी तरह से उसको पढ़ा है, तभी हम उस शीर्षक को लिख सकते हैं। इसके बाद में जो अगला जो क्वेश्चन आता है भाषा संबंधी कार्य, यानी कि आपने जो भाषा है, यानी कि आपकी संस्कृत भाषा है तो संस्कृत भाषा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें ज्यादातर कर्ता, क्रिया, विलोम शब्द, प्रत्यय, संधि, समास, विशेषण, विशेष्य इत्यादि संबंधी भाषिक कार्य में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके लिए भी हमें संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करना जरूरी होता है, क्योंकि संस्कृत
व्याकरण का अध्ययन नहीं करोगे तो उसके भाषा संबंधी जो भी प्रश्न होते हैं आप उनको नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें संस्कृत व्याकरण का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, वो हमें बहुत ही काम आती है। तो आज का जो गद्यांश है वो आपके सामने लिखा हुआ है। 4 नंबर का ये गद्यांश है। पिछले 3 क्लासों में 3 गद्यांश के बाद ये चौथे नंबर का ये गद्यांश है। इस गद्यांश में हम इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में जो भी इस गद्यांश में बताया गया है उस गद्यांश का हम अध्ययन करेंगे, समझेंगे। उसके बाद में हम नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो शुरू करते हैं गद्यांश। सबसे पहले गद्यांश शुरू कर रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ है संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषाया। अब यहाँ पे भाषाया, भाषा यहाँ पे शब्द रूप है और षष्ठी विभक्ति का एकवचन है। और षष्ठी विभक्ति का एकवचन है तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? का, के, ति। तो संस्कृत भाषाया अर्थात संस्कृत भाषा का वैज्ञानिकतां विचार्य एवं संगणक विशेषज्ञ कथयन्ति। संस्कृत भाषा का वैज्ञानिकों के द्वारा पर विचार करके ही संगणक होता है कंप्यूटर विशेषज्ञ, कंप्यूटर विशेषज्ञ, कंप्यूटर जानने वाले कहते हैं। संस्कृत भाषाया वैज्ञानिकतां विचार्य एवं संगणक विशेषज्ञ कथयन्ति। यहाँ पे बोलेंगे संस्कृत भाषा की, अब यहाँ पे भाषा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता पर विचार करके, यह प्रत्यय है, इसमें वी उपसर्ग है, चर धातु है, यह प्रत्यय है तो विचार्य बनेगा। ही संगणक विशेषज्ञ कथयन्ति, कंप्यूटर के विशेषज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? यत् का होता है कि, यत् का क्या है कि संस्कृतम एवं संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा विद्यते। कंप्यूटर के विशेषज्ञ कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। यानी कि संस्कृत जो भाषा है वह कंप्यूटर की सबसे श्रेष्ठ भाषा है। अस्या वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्सा शास्त्रादिश्च समृद्धमस्ति। अस्या इसकी, वाङ्मय का होता है साहित्य, इसके साहित्य वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र इत्यादि समृद्ध है। इत्यादि क्या है? समृद्ध है। संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता पर विचार करके ही कंप्यूटर विशेषज्ञ कहते हैं कि संस्कृत ही संगणकस्य कृते, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा विद्यते, सबसे उत्तम भाषा है। यानी कि संस्कृत जो भाषा है इसको कंप्यूटर की सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम भाषा बताई गई है। ऐसा कौन कहते हैं? कंप्यूटर विशेषज्ञ कहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर विशेषज्ञों ने संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता पर विचार किया कि संस्कृत भाषा कितनी महान है, कितने इसमें ग्रंथ हैं, साहित्य है, पुराण है, बहुत सारे इसमें ग्रंथ लिखे गए हैं, किताबें लिखी गई हैं, पुराण लिखे गए हैं। तो इसकी वैज्ञानिकता पर विचार करके ही कंप्यूटर विशेषज्ञ कहते हैं कि संस्कृत ही संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा विद्यते। संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए कृते मतलब लिए सर्वोत्तम भाषा विद्यते, सबसे उत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मयं वेदै पुराणे नीति शास्त्रे चिकित्सा शास्त्रादिश्च समृद्धमस्ति। अस्या इसके वाङ्मय का अर्थ है साहित्य। वाङ्मय का क्या होता है? साहित्य।
इसके साहित्य, किसके साहित्य? संस्कृत भाषा के साहित्य। संस्कृत भाषा के साहित्य वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्रों के द्वारा, चिकित्सा आदि के द्वारा समृद्ध है। यानी कि संस्कृत जो भाषा है वो इसके अंदर वेद है, पुराण है, नीति शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है, इनके द्वारा ही यह संस्कृत भाषा बहुत ही समृद्धशाली है। कालिदासं सदृशानां विश्व कविना काव्य सौंदर्यम अनुपमम्। कालिदास जैसे, कालिदास कवि का नाम महाकवि कालिदास है, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, मेघदूतम लिखा है, मानकानिमित लिखा है, विक्रमोर्वशी लिखा है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। तो कहते हैं कि कालिदास सदृशानां, कालिदास जैसे ही विश्व कवियों काव्य सौंदर्यम अनुपम, कालिदास जैसे विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य बहुत ही अनुपम है, यानी कि बहुत ही सुंदर है। संस्कृत भाषा में कालिदास एक महान कवि हैं, इनके बहुत सारे ग्रंथ बहुत ही प्रचलित है, बहुत सारे लोग उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो कहा गया है कि कालिदास जैसे विश्व कवियों का जो काव्य सौंदर्य है, यानी कि इनके काव्य में अलंकार, छंद अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो छंद अलंकार का प्रयोग करने से इनके काव्य में क्या आ गई? सौंदर्यता आ गई। तो उस काव्य की सौंदर्यता कैसी है? अनुपम है, बहुत ही सुंदर है। चाणक्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमस्ति। चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र पूरे संसार में प्रसिद्ध है। यानी कि चाणक्य भी एक महान कवि हैं, गद्य कवि हैं, साहित्य कवि हैं, जिन्होंने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र, अर्थ यानी कि धन संबंधी शास्त्र, आर्थिक अर्थ से संबंधित शास्त्र पूरे संसार में प्रसिद्ध है। चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र पूरे संसार में क्या है? प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमं भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि अकरोत्। अब बताया गया कि गणित शास्त्र की, आज गणित जो शास्त्र है, इस गणित शास्त्र में शून्य से प्रतिपादन, शून्य का आविष्कार, शून्य के प्रसिद्ध आविष्कार, उसको प्रतिपादित करना सबसे पहले भास्कराचार्य ने किया। गणित शास्त्र में जो शून्य का आविष्कार किया था, तो सबसे पहले किसने किया था? भास्कराचार्य ने किया। और कौन से ग्रंथ में किया? सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ है। उसमें इन्होंने गणित शास्त्र के शून्य का प्रतिपादन किया। तो ऐसे ऐसे महान कवि, साहित्य, गद्य कवि हुए हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा में बहुत ही समृद्धशाली ग्रंथों की रचना की है, बहुत ही अनुपम ग्रंथों की रचना उनके द्वारा की गई है। गणित शास्त्र में भी शून्य का आविष्कार, उसके बारे में बताना सबसे पहले हमारे संस्कृत साहित्य में भास्कराचार्य के द्वारा किया गया। और इनका जो ग्रंथ था वो कौन सा था? सिद्धांत शिरोमणि। यानी कि सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में इन्होंने शून्य के बारे में बताया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुत योग योगदान विश्व प्रसिद्ध। अब चिकित्सा के शास्त्र में, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी संस्कृत साहित्य लिखे हुए हैं। यानी कि संस्कृत भाषा इतनी विशाल और समृद्धशाली है कि अनेक प्रकार के साहित्य शास्त्र इसमें लिखे गए हैं। उनमें से एक शास्त्र लिखा गया है चिकित्सा शास्त्र, यानी कि चिकित्सा से संबंधित सारी बातें, सारी जानकारी लिखी गई है। चरक सुश्रुत योगदान, यानी कि चरक और सुश्रुत, यानी कि चरक और सुश्रुत, इन दोनों का योगदान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यानी कि चिकित्सा ऐसा शास्त्र जिसमें चरक और सुश्रुत के द्वारा कई ऐसे खोज की गई है जो आज वर्तमान समय में चिकित्सालयों में काम में लिया जाता है। इनका योगदान भी पूरे विश्व में क्या है? प्रसिद्ध है। भारत सरकारस्य
विभिन्नेषु विभागेषु संस्कृतस्य सूक्तयः ध्येयवाक्यरूपेण स्वीकृता सन्ति। भारत सरकार की विभिन्न विभागों में, भारत सरकार के विभिन्न विभागों में संस्कृतस्य सूक्तयः, संस्कृत की सूक्तियों और ध्येय वाक्यों के रूप में स्वीकार की गई। यानी कि संस्कृत भाषा में ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी सूक्तियां लिखी हुई है, उन सूक्तियों का जो ध्येय वाक्य है हमारे भारत सरकार के विभिन्न विभागों में प्रयोग किया गया है। ध्येय वाक्य का होता है स्मरण करने योग्य बातें या स्मरण करने योग्य शब्द, सूक्तियां उसमें स्वीकार की गई है। भारत सरकार के विभिन्न विभागों में संस्कृत सूक्तियों को ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत सरकारस्य राज्यचिह्ने प्रयुक्तं सूक्ति सत्यमेव जयते सर्वे जानन्ति। भारत सरकार का राज्य चिन्ह में प्रयुक्त सूक्ति यानी कि भारत सरकार का राज्य चिन्ह जो है अशोक चक्र है। भारत सरकार का राज्य चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। तो उस अशोक चक्र के अंदर संस्कृत की जो सूक्ति ली गई है वह कौन सी ली गई है? सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। यह भारत सरकार का जो राज्य चिन्ह है अशोक चक्र इसको बोलते हैं, उसमें इस संस्कृत सूक्ति का प्रयोग किया गया है, इसको लिखा गया है। सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती है। सर्वे जानन्ति, सभी लोग जानते हैं। एवमेव राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT का ध्येय वाक्य विद्या अमृतम अश्नुते पठते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। विद्या के द्वारा ही अमृत की प्राप्ति होती है, ऐसा ध्येय वाक्य कहाँ लिखा गया है? हमारे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद में इस वाक्य को ध्येय वाक्य के रूप में प्रयोग किया गया है। कौन सा है? विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या के द्वारा ही अमृत की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा गद्यांश था, जैसा कि हमें पढ़ने में संस्कृत से संबंधित बातें बताई गई है, संस्कृत के साहित्यों के बारे में बताई गई है, संस्कृत के शास्त्रों के बारे में बताया गया है कि संस्कृत भाषा कितनी विशाल है, कितनी समृद्धशाली है, कितने इसमें ग्रंथों की रचना हुई है, कौन कौन से कवि हुए हैं, चिकित्सक हुए हैं, और कौन कौन सी ऐसी सूक्तियां हैं जो संस्कृत में से देख करके विभिन्न विभागों में काम में दी गई है, उनका ध्येय वाक्य बनाया गया है। तो इस पूरी जो गद्यांश है, इस पूरे गद्यांश में हमने संस्कृत से संबंधित बातें अर्थात संस्कृत के महत्व को हमने जाना है कि संस्कृत का हमारे जीवन में कितना महत्व है। संस्कृत के द्वारा हम आजकल जो नवीन आविष्कार किए जा रहे हैं उन आविष्कारों के बारे में संस्कृत भाषा में पहले ही कवियों ने, लेखकों ने पहले ही बता दिया था कि वर्तमान समय में जो भी खोज होंगी, नवीन जो खोजें होंगी, उन सभी खोजों को पहले ही हमारे जो ऋषि मुनियों थे, संत वगैरह थे, उन्होंने पहले ही ढूंढ लिया था। तो इस प्रकार से इस गद्यांश में संस्कृत का पूरा वर्णन बताया गया है। तो इस गद्यांश का एक बार हम वापस रिपीट करते हैं। संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता का विचार करके ही संगणक कंप्यूटर विशेषज्ञ कथयन्ति कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्य वाङ्मय, इसका साहित्य, वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र इत्यादि क्या है? समृद्धशाली हैं। गणित
समृद्धशाली है। कालिदास नरसनाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्य उत्तमा। कालिदास जैसे महान जो कवि हुए हैं उनका ऐसे विश्व कवि का काव्य सौंदर्य बहुत ही सुंदर है। चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र भी बहुत संसार में प्रसिद्ध है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र में गणित शास्त्र में शून्य का आविष्कार यानी शून्य के बारे में भास्कराचार्य ने अपने जो ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि, उस सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में उन्होंने पहले ही भारत में शून्य का आविष्कार कर दिया था। तो शून्य के आविष्कार के लिए सबसे पहले किसका नाम आता है? हमारे भारत देश का नाम आता है, क्योंकि भारत देश के जो कवि थे, साहित्य कवि थे, वो इन्होंने ही गणित शास्त्र में शून्य का आविष्कार किया और उनका प्रमुख ग्रंथ था सिद्धांत शिरोमणि। चिकित्सा शास्त्र में चरक, सुश्रुत जैसे महान चिकित्सक हुए हैं जिनके योगदान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्योंकि इन चरक और सुश्रुत का योगदान यानी कि इन्होंने जो खोज की थी उन सभी खोजों का आज वर्तमान समय में हम प्रयोग कर रहे हैं। भारत सरकारस्य विभिन्न विभागेषु संस्कृतस्य सूक्तये वाक्येन रूपेण स्वीकृता सन्ति। भारत सरकार के विभिन्न विभागों में संस्कृत के सूक्तियों को ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत सरकारस्य राजचिह्नेन युक्ता सूक्ति सत्यमेव जयते सर्वे जानन्ति। भारत सरकार का राज चिन्ह जो है उसमें जो सूक्ति प्रयोग की गई है वह सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही विजय होती है। ये सभी लोग जानते हैं। एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ध्येय वाक्य विद्या प्रथमश्रुति वर्तते। इसी प्रकार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का जो ध्येय वाक्य है विद्या प्रथमश्रुति अर्थात विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये जो गद्यांश है इस गद्यांश का इंडियन आपको मैंने समझा दिया है अच्छी तरह से। इस गद्यांश से संबंधित आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब हम जैसा कि मैंने इस गद्यांश का जिक्र कर दिया है तो उस गद्यांश के इंडियन करने से आपके ये समझ में आ गया होगा कि इस गद्यांश में किसके बारे में ज्यादा बताया गया है, किसका महत्व बताया गया है और किस प्रकार से इनको बताया गया है, ये आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। अब हम नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं एक पद वाले, पूर्ण वाक्य वाले, भाषिक कार्य और शीर्षक, ये चार प्रकार के जो प्रश्न दिए गए हैं इन चार प्रश्नों के आंसर हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। अर्थशास्त्रम केन रचितम, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा रचना की गई है। जैसा कि हमने पढ़ा संस्कृत साहित्य में बहुत ही योगदान है संस्कृत साहित्य का, तो उसमें हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र की जो लाइन आई है वो हम कहाँ देखते हैं, चाणक्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमस्ति। चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचा गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, चाणक्य। क्या होगा, चाणक्य। एक पद में उत्तर देना है तो हमको केवल क्या लिखना है, चाणक्य, यानी चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। दूसरा जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर, कस्य कृते संस्कृतमेव सर्वोत्तम भाषा विद्यते। कस्य मतलब किसके, कृते मतलब लिए, कस्य कृते किसके लिए संस्कृत ही सर्वोत्तम भाषा है, किसके लिए संस्कृत सर्वोत्तम भाषा है, यानी कि ऐसा क्या है जिसके लिए संस्कृत भाषा को सबसे श्रेष्ठ
बताया गया है। तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं। पहचान देखते हैं संस्कृत भाषा या वैज्ञानिकता विचार है। संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता पर विचार करते ही संगणक विशेषज्ञ, कंप्यूटर विशेषज्ञ कथयन्ति कहते हैं यत् कि संस्कृतम् एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा विद्यते, कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। तो हमारा जो प्रश्न था, इसके लिए संस्कृत सर्वोत्तम उत्तम भाषा है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? संस्कृत ही संगणकस्य, संगणक के लिए। अब यहाँ पे कस्य आया है, तो हमारा आंसर क्या होगा? संगणकस्य कृते, यानी कि कंप्यूटर के लिए संस्कृत सबसे श्रेष्ठ भाषा बताई गई है। तो हमारा एक पद वाले का दूसरा जो उत्तर होगा वह होगा संगणकस्य। इसके बाद एक पद के उत्तर के बाद हम चलते हैं पूर्ण वाक्य वाले उत्तर। भारत सरकारस्य राज्य चिह्नं किमस्ति? भारत सरकार का राज्य चिन्ह क्या है? भारत सरकार का राज्य चिन्ह क्या है? जैसा कि हमने देखा, भारत सरकार के बारे में बताया गया है, भारत सरकारस्य विभिन्न भागेषु संस्कृते सूक्ते वाक्यरूपेण स्वीकृता सन्ति। भारत सरकार के विभिन्न भागों में संस्कृत सूक्तियों का वाक्य में स्वीकार किया गया है। तो भारत सरकार के राज्य चिन्ह सुकृतम सूक्ति सत्यमेव जयते। भारत सरकारस्य राज्य चिन्ह किमस्ति, यानी भारत सरकार के राज्य चिन्ह में क्या है? सूक्ति है सत्यमेव जयते। तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ से भारत सरकार कस्य राज्य चिन्ह सूक्ति सत्यमेव जयते अस्ति। यहाँ तक हमारा इसका आंसर होगा। ये हमारे पहले का होगा, पूर्ण वाक्य वाले का पहला आंसर होगा। दूसरा है विद्या अमृतम अश्नुते कस्य ध्येयवाक्यम। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, ये इसका ध्येय वाक्य है। इसी के आगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था, इसी के आगे हम देखते हैं कि सर्वे जानन्ति कि एवमेव राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ध्येय वाक्यम विद्या अमृतम अश्नुते। यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, किसका ध्येय वाक्य है? तो हम लिखेंगे इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ध्येय वाक्यम विद्या अमृतम वर्तते। ये हमारे दूसरे का पूर्ण वाक्य का आंसर होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ध्येय वाक्य विद्या अमृतम वर्तते, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का ध्येय वाक्य क्या है? विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। ये हमारा पूर्ण वाक्य वाला आंसर था। अब तीसरा जो हमारा प्रश्न पूछा है यहाँ पे, अस्य अनुच्छेदस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक लिखो। तो जैसे कि हमने गद्यांश को पढ़ा था अच्छी तरह से, उस गद्यांश में सबसे ज्यादा संस्कृत भाषा के बारे में बताया गया है। संस्कृत भाषा में कितनी समृद्धशाली है, कौन कौन से इसमें ग्रंथ हैं, कौन कौन से इसमें कवि हुए हैं, कौन कौन से इसमें ऐसे चिकित्सक हुए हैं, और कौन कौन से इसमें ऐसी सूक्ति हैं जिनका प्रयोग भारतीय भागों में किया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा जो शीर्षक होगा संस्कृत भाषा से संबंधित है, तो संस्कृत भाषा महत्वम। हमारा शीर्षक क्या होगा? संस्कृत भाषा या महत्वम, अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व हमारा क्या होगा? उत्तर होगा, क्योंकि इसमें संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में बताया है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? संस्कृत भाषा का महत्व।
अगला जो क्वेश्चन है वार्षिक कार्य, इसमें पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, सर्वोत्तमा भाषा विद्यते अत्र विशेषणम पदम किम, सबसे उत्तम भाषा है। अत्र विशेषण पदम, यहाँ विशेषण शब्द क्या है, अर्थात विशेषता सूचक शब्द क्या है, विशेषता क्या है, सर्वोत्तम, क्या है सर्वोत्तम भाषा, तो हमारा आंसर क्या होगा, सर्वोत्तमा। तो सर्वोत्तमा इसमें क्या है, विशेषण पद है, सर्वोत्तमा क्या है, इसमें विशेषण पद है। सूक्तयः स्वीकृत्य सन्ति इत्यत्र क्रियापदं लिखत, सूक्तियां स्वीकृता सन्ति, सूक्तियां स्वीकार की गई है। सूक्तयः स्वीकृता सन्ति यानी कि सूक्तियों को स्वीकार किया गया है। इत्यत्र यहाँ पर क्रियापदं लिखत, क्रियापद लिखो। क्रिया क्या है, सूक्ति क्रिया नहीं हो सकती, सूक्ति तो कर्ता शब्द है। तो स्वीकृता नहीं, स्वीकृता हमारा कर्म शब्द माना जाएगा। और संधि, अस्ति स्तः संधि अस धातु है, संधि प्रथम जो पुरुष है उसका बहुवचन है, प्रथम इसके बहुवचन की क्रिया है संधि, और धातु कौन सी है, इसमें अस धातु है। तो इसमें क्रिया के बारे में पूछा गया है कि इसमें क्रिया शब्द कौन सा है, तो हमारा क्रिया शब्द क्या होगा, संधि। संधि हमारा इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से ये जो गद्यांश था, संस्कृत भाषा के रिलेटेड संबंधित गद्यांश था, इसमें संस्कृत भाषा के विभिन्न क्षेत्रों ग्रंथों के बारे में का वर्णन किया गया। इसमें जो भी चिकित्सक, कवि या शास्त्र जो भी वे हैं उनके बारे में बताया गया था। तो इससे संबंधित आपको किसी प्रकार की कोई अगर समस्या आती है या कोई क्वेश्चन आपको हल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें एक किसी नए गद्यांश के साथ में हम आपके सामने होंगे। आप इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें और इसको अपने जो होमवर्क नोटबुक जो है उसमें इसको उतार लें। और ऐसे कई गद्यांश आपकी बुक्स में दिए गए होंगे जो आपके पढ़े हुए नहीं हैं, उन गद्यांश को आप पढ़ने की कोशिश करें और पढ़ने करने की कोशिश करें, और उसके जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप करने की कोशिश करें। अगली क्लास में फिर आपसे नई लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।